रामायण और महाभारत हमारे देश के दो महाकाव्य हैं। वैसे तो कई महाकाव्य हैं, लेकिन ये दोनों प्रमुख हैं। वैसे ही ग्रीक सभ्यता के भी दो सबसे बड़े महाकाव्य हैं, इलियाड और ओडिसी। इसके रचयिता होमर हैं। होमर एक नेत्रहीन आदमी थे। उन्होंने ये काव्य सुनने के मकसद से लिखा था, क्योंकि जब ओडिसी को रचने की शुरुआत हुई तब ग्रीक अल्फाबेट्स नहीं बने थे। अब एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि अगर होमर नेत्रहीन थे, उस समय तक ग्रीक अल्फाबेट्स आए नहीं थे, तो होमर ने ये महाकाव्य लिखे कैसे? कहा जाता है कि होमर ने एक बेसिक सी कहानी तैयार की थी, फिर एपिसोड्स उसमें अपने अपने हिसाब से अलग अलग चीजें जोड़ते चले गए। ये कहानी सुनाने वाले कवि हुआ करते थे, जो कई सारी चीजों को साथ में मिलाकर एक कहानी सुना दिया करते थे। जैसे जैसे ये कहानी आगे बढ़ती जाती, इसमें अलग अलग एलिमेंट्स जुड़ते चले जाते। कहा जाता है कि होमर की ओडिसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उसमें समय के साथ कई सारे बदलाव होते चले गए। द ओडिसी 24 कविताओं का संग्रह है और इसमें 12,000 से ज्यादा लाइन्स हैं। अब क्रिस्टोफर नोलन इसी महाकाव्य पर आधारित ओडिसी नाम की एक फिल्म बना रहे हैं। फिल्म में 10 साल के ट्रोजन वॉर के बाद ओडिसिस के अपने घर एथिका वापस लौटने की कहानी है। ये पूरी कहानी नहीं है, ये कहानी का दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट। होमर ने दो महाकाव्य रचे, इलियाड और ओडिसी। इलियाड की कहानी ट्रोजन वॉर से पहले खत्म हो जाती है और उसके बाद ट्रोजन वॉर और उसके बाद की कहानी ओडिसी में कही गई है। अगर आपको ट्रोजन वॉर की कहानी देखनी है तो आप ब्रैड पिट की फिल्म ट्रॉय देख सकते हैं। ट्रॉय के राजकुमार पेरिस को स्पार्टा के राजा मेनेलॉस की पत्नी हेलेन ऑफ ट्रॉय से प्यार हो जाता है। ट्रॉय आज के नक्शे के हिसाब से ये तुर्की में पड़ेगा। हेलेन को इस दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री माना जाता था। पेरिस हेलेन को अपने साथ ट्रॉय ले आया। जब मेनेलॉस को पता चला तो उन्होंने इसे पूरे ग्रीक राज्यों का अपमान माना। मेनेलॉस ने अपने भाई एगमेम्नन को इस बारे में बताया। एगमेम्नन उस समय सबसे शक्तिशाली ग्रीक राजा था। उसने अकीलीस, ओडिसिस और एजिक्स द ग्रेट जैसे महान योद्धाओं को इकट्ठा किया और ग्रीक सेना और हजारों जहाजों के साथ ट्रॉय पहुंच गया। ट्रॉय एक बहुत मजबूत और सुरक्षित शहर था। उसकी ऊंची दीवारों को तोड़ना लगभग असंभव था। ये युद्ध लगभग 10 सालों तक चला। ग्रीस वाले ट्रॉय की दीवारों को भेद नहीं पा रहे थे। शहर में घुसने के लिए लकड़ी का एक घोड़ा बनाया गया। ट्रॉय वालों को लगा कि ये उनके लिए कोई गिफ्ट है। उन्होंने लकड़ी के इस बड़े से घोड़े को अपने शहर में आने दिया। रात हुई। रात में जब पूरा शहर सो रहा था, वो लकड़ी का घोड़ा खुलने लगा। उसके अंदर छिपे लोग निकलने लगे। ये ग्रीक फौज के योद्धा थे। उन्होंने अंदर जाकर किले के दरवाजे खोल दिए और सारी ग्रीक सेना अंदर आ गई। ट्रॉय इस हमले के लिए कतई तैयार नहीं था। हमले ने उसे खत्म कर दिया। ट्रॉय के लोगों को ट्रोजन्स कहा जाता है, इसलिए उस घोड़े को ट्रोजन हॉर्स कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स की युक्ति लगाने वाला राजा ओडिसिस था। 10 साल तक चले इस युद्ध के बाद अब वो घर लौट रहा है। अब जो किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी वो कहानी का पहला पार्ट है। ये महाकाव्य इलियाड पर आधारित है। पीलियस नाम के एक आदमी और थीटिस नाम की एक जलदेवी की शादी है। इस शादी में सारे ग्रीक देवता आए। देवताओं के राजा ज्यूस अपनी पत्नी हेरा के साथ आए। इस शादी में बुद्धि और युद्ध की रणनीति की देवी अथीना और खूबसूरती और प्यार की देवी एफ्रोडाइटी भी आई। लेकिन शादी में एक देवी को इनवाइट नहीं किया गया था। उनका नाम था इरिस। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से उन्हें कलह की देवी माना जाता है। अब जब उन्हें नहीं बुलाया गया तो वो नाराज हो गई। वो गुस्से में बिना बुलाए ही शादी में चली गई। वहां पहुंचकर उन्होंने एक सोने का सेब निकालकर सबके बीच फेंक दिया। उस सेब पर कलिस्ती लिखा हुआ था। ग्रीक भाषा में कलिस्ती का मतलब होता है सबसे सुंदर के लिए। अब क्योंकि ये सेब उस महिला के लिए था जो सबसे सुंदर हो, इसके लिए तीनों देवियों में झगड़ा शुरू हो गया। रानी हेरा को लगा कि भाई मैं तो रानी हूं, इस सेब पर तो मेरा हक है। एथेना को लगा कि वो सबसे बुद्धिमान है तो सेब तो उनका होना चाहिए। एफ्रोडाइटी को लगा कि वो तो खूबसूरती की देवी ही है, उनसे ज्यादा तो इस सेब पर किसी और का हक हो ही नहीं सकता। तीनों के बीच झगड़ा बढ़ता चला गया। कोई सेब छोड़ना ही नहीं चाहता था। मामले को ज्यूस के सामने ले जाया गया। ज्यूस ऐसी परिस्थिति में फंस गए थे जहां उन्हें कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा था। एक तरफ उनकी पत्नी थी और दूसरी तरफ दो देवियां थी। वो जानते थे कि किसी एक का चुनाव करने पर बाकी दो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने एक तरकीब निकाली। अपना पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने कहा, भाई मैं तो इसका फैसला नहीं करूंगा, इसका फैसला किसी इंसान से करवाना होगा। अब जरा ट्रॉय की तरफ इस कहानी को वापस लिए चलते हैं। कहते थे ट्रॉय शहर को देवताओं ने बनाया था। ट्रॉय के राजा थे प्रियाम और उनकी रानी थी हकूबा।
उनके कई बेटी बेटियां थे, जिनमें 3 सबसे ज्यादा जाने जाते थे। हेक्टर, इसे ट्रॉय के सबसे महान योद्धा के रूप में जाना जाता है, पेरिस और कैसेंड्रा। कैसेंड्रा के पास क्षमता थी कि वो भविष्य देख सकती थी, लेकिन उसे श्राप था कि वो किसी को भी अगर भविष्य के बारे में बात बताएगी तो उसको उसकी बातों पर यकीन नहीं होगा। अब हेकुबा ने पेरिस के जन्म से पहले एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन वो बच्चा नहीं है, एक जलती हुई मशाल है। उस मशाल से आग निकलती है और वो पूरे ट्रॉय को जलाकर राख कर देती है। राजा घबरा गए। भविष्य देखने वालों को बुलाया गया। भविष्यवक्ता ने कहा, रानी के गर्भ से जन्म लेने वाला ये बच्चा बड़ा होकर ट्रॉय के विनाश का कारण बनेगा। जब कैसेंड्रा ने सबको ये बताने की कोशिश की कि इस बच्चे को मार दो, ये ट्रॉय को जला देगा, लेकिन श्राप की वजह से किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अब राजा दुविधा में पड़ गए। कोई अपने ही बच्चे को कैसे मार सकता है? लेकिन पत्नी का बुरा सपना भी दिमाग में घूम रहा था। राजा ने पेरिस को एक पहाड़ पर छोड़ दिया। उसे एक चरवाहे ने उठा लिया और अपने घर ले आया। उसका नाम रखा गया पेरिस। ये इस पूरी कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। पेरिस देखने में बहुत हैंडसम था, वो पहाड़ियों में ही पला बड़ा था। अब ज्यूस ने पेरिस को चुना रानियों के इस झगड़े का फैसला करने के लिए। हेरा, एफ्रोडाइटी और अथीना ने पेरिस को लालच दिया। हेरा ने पेरिस से कहा, अगर तुम मुझे इस सेब का हकदार चुनोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगी। तुमको इतनी ताकत मिलेगी कि पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अथीना ने कहा, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे बुद्धिमान योद्धा बना दूंगी। और एफ्रोडाइटी ने उसे ये कहा कि अगर वो उसे चुन लेता है तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को उसकी पत्नी बना देगी। सोचिए, पेरिस ने क्या चुना होगा? उसे ना तो सम्राट बनना था, ना उसे युद्ध जीतने की बुद्धि थी। उसने ये सेब एफ्रोडाइटी को दे दिया। जैसा कि एफ्रोडाइटी ने वादा किया था, उसने पेरिस को दुनिया की सबसे सुंदर औरत तक पहुंचाया भी। उस सुंदर औरत का नाम था हेलेन। हेलेन का जन्म एक अंडे से हुआ था। वो ज्यूस की बेटी थी। कहा जाता है कि ज्यूस ने हेलेन की मां लेडा के साथ धोखा किया। उन्होंने हंस का रूप बनाया और जंगली शिकारी से बचते हुए लेडा के पास पहुंचने का नाटक किया। लेडा ने उस हंस को शरण दी और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने। उसी रात लेडा के अपने पति टिंडेरियस से भी संबंध बने। बाद में लेडा ने 2 अंडे दिए। इन अंडों से 4 बच्चे पैदा हुए, जिनमें से हेलेन भी एक थी। अब जब हेलेन बड़ी हुई तो टिटेरियस ने हेलेन का स्वयंवर रखा। हर कोई हेलेन से शादी करना चाहता था, वो थी ही इतनी खूबसूरत। इस स्वयंवर में थेका का राजा ओडिसिस भी आया। अब तक आप ये तो समझ गए होंगे कि ओडिसिस कितना बुद्धिमान व्यक्ति रहा होगा, जिसने ट्रॉय को एक युक्ति से घुटनों पर ला दिया था। इसी ओडिसिस की कहानी नोलन ओडिसी में दिखाने वाले हैं। अब इतने सारे राजाओं को देखकर उसे लगा कि यहां तो काम नहीं बन पाएगा। समझदार था, उसने बुद्धि इस्तेमाल की। उसकी नजर पड़ी हेलेन की कजिन पेनेलोपी पर। यह किरदार एन हैथवे कर रही हैं। ओडिसी टिटेरियस के पास गया। उसने राजा से कहा, मैं आपको एक उपाय बता सकता हूं जिससे आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, लेकिन आपको बदले में मेरी शादी पेनेलोपी से करवानी होगी। राजा को तो वैसे ही इस परिस्थिति से छुटकारा पाना था, वो झट से मान गए। उसने टिंडेरियस से कहा कि सभी को एक शपथ दिलवाई जाए। स्वयंवर तो हेलेन का है, पति चुनने का अधिकार भी उसी का होगा, और हेलेन है भी एक ही, तो क्या किया जाए? सभी राजा शपथ लें कि अगर भविष्य में कोई हेलेन को नुकसान पहुंचाए या उसे उसके पति से अलग करने की कोशिश करे तो सब मिलकर उस राजा की मदद करेंगे। सब ओवर कॉन्फिडेंट थे कि भाई हेलेन तो उन्हें ही चुनेगी। सबने एकदम से अपनी तलवार हवा में उठाई और हाँ कर दी। इसे ओथ ऑफ टिंडेरियस कहा जाता है। यही कसम बाद में ट्रोजन वॉर का कारण भी बनी। हेलेन ने मेनेलॉस को चुना। मेनेलॉस एगमेम्नन का छोटा भाई था। एगमेम्नन ठहरा ग्रीस का महाशक्तिशाली राजा। अब एफ्रोडाइटी देवी तो पेरिस को हेलेन दिलवाने का वादा कर चुकी थी और हेलेन की शादी मेनेलॉस से हो गई थी। पेरिस भी जंगल में ही था। अब पेरिस के पिता को पता चलता है कि उसका बेटा मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो पेरिस को घर वापस लेकर आने का मन बनाता है। कैसेंड्रा फिर सबको बताती है कि भाई मत वापस लाओ, कुल का विनाश कर देगा, लेकिन श्राप की वजह से फिर से उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। पेरिस वापस महल आता है। पेरिस को उसके भाई हेक्टर के साथ डिप्लोमेटिक नीति के तहत स्पार्टा भेजा जाता है और स्पार्टा में पेरिस की मुलाकात होती है हेलेन से। दोनों को प्यार हो जाता है और पेरिस हेलेन को लेकर ट्रॉय वापस आ जाता है। मेनेलॉस को जब अगले दिन अपनी पत्नी नहीं मिलती तो वो अपने भाई के पास जाता है। एगमेम्नन अब तक और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था।
अब सब युद्ध के लिए तैयार हुए। सभी राजाओं को वो शपथ याद दिलाई गई कि भाई अब हेलेन के पति के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। कसम से बंधे सभी राजाओं को साथ आना ही पड़ा और सबने मिलकर ट्रॉय की तरफ कूच कर दिया। ओडिसिस, जिसने इस कसम का आइडिया दिया था, वो खुद इस लड़ाई में नहीं जाना चाहता था। उसे पता था ट्रॉय के साथ ये युद्ध आसान तो कतई नहीं है। वो अपनी पत्नी पेनेलोपी और बेटे टेलीमार्कस से बहुत प्यार करता था। वो उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता था। अब उसने क्या किया? उसने पागल होने का नाटक किया। जब सभी ग्रीक राजा ओथ ऑफ टिंडेरियस के कारण सेना लेकर ट्रॉय जाने लगे तो दूत ओडिसिस को भी बुलाने इथाका पहुंचे। ओडिसिस ने एक स्वांग रचा। वो खेत में 2 बैलों की जगह 1 बैल और 1 गधे के साथ हल चलाने लगा। वो गेहूं की जगह नमक बोने लगा। वो दूत को यह दिखाना चाहता था कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और वो युद्ध बुद्ध में नहीं जा सकता। ग्रीक नेता पेलेमेडस को यह शक हो गया कि ओडिसिस जो है वो सिर्फ नाटक कर रहा है। उसने क्या किया? उसने ओडिसिस के छोटे बेटे टेलीमाकस को हल के ठीक सामने लाकर लिटा दिया। अब जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा, तुरंत हल रोक दिया। अब सबको चाल समझ में आ गई थी। ओडिसिस को मजबूर होकर ट्रॉय जाना पड़ा। ओडिसिस के साथ अकीलीस भी इस युद्ध में गया। ट्रॉय मूवी में ये किरदार ब्रैड पिट ने निभाया है। आपको वो जलदेवी याद है? थीटिस। अकीलीस उनका और पीलियस का बेटा था। अब आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में भी आया था कि भाई एक देवी की शादी एक इंसान से क्यों हुई? वो तो खुद नेरियस और डोरिस की बेटी थी। नेरियस समुद्र के प्राचीन देवता थे। उन्हें ओल्ड मैन ऑफ द सी यानी कि समुद्र के वृद्ध देव कहा जाता था। दरअसल थीटिस की शादी से पहले एक भविष्यवाणी हुई थी कि थीटिस का जो भी बेटा होगा वो अपने पिता से ज्यादा महान और शक्तिशाली होगा। देवताओं के राजा ज़्यूस और उनके भाई पोसाइडन भी थीटिस से शादी करना चाहते थे, लेकिन ये भविष्यवाणी सुनकर दोनों पीछे हट गए। ट्रॉय की कहानी में पोसाइडन की बड़ी भूमिका है। कहा जाता है कि पोसाइडन और अपोलो ने मिलकर ट्रॉय की दीवारें बनाई थी, लेकिन ट्रॉय के राजा लॉमेडन ने उनका मेहनताना देने से इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर पोसाइडन ने ट्रॉय से दुश्मनी कर ली। तो ज़्यूस और पोसाइडन के शादी से मना करने के बाद थीटिस की शादी पीलियस से करवाई गई। इसलिए अकीलीस के अंदर आधा इंसानों और आधा देवताओं का खून था। थीटिस तो देवी थी, वो तो अमर थी, लेकिन अकीलीस मर सकता था। कुछ ग्रीक कथाओं में बताया गया है कि अपने बेटे को अमर बनाने के लिए वो उसे रिवर स्टिक्स में डुबोने ले गई, जिसकी वजह से उसका शरीर लोहे जैसा मजबूत हो गया। लेकिन थीटिस ने उसे डुबकी लगवाते समय हील से पकड़ रखा था, यानी कि एड़ी से पकड़कर वो बच्चे को नदी में डुबकी लगवा रही थी। इसलिए शरीर का वो हिस्सा जो पानी से भीगा वो तो मजबूत हो गया, लेकिन वो जो एड़ी वाला भाग जो पानी में नहीं भीगा वो जो है मजबूत और अमर नहीं हो पाया। और अगर आपको याद है तो एड़ी पर तीर लगने की वजह से ही अकीलीस मारा गया था। आज भी मेडिकल साइंस में पैर के उस लिगामेंट को अकीली टेंडन कहा जाता है। अकीलीस जब बड़ा हुआ तो थीटिस के सामने फिर एक भविष्यवाणी हुई। कहा गया कि अकीलीस या तो लंबी और बोरिंग जिंदगी जिएगा या फिर एक छोटी लेकिन गौरवशाली जिंदगी जिएगा जिसे दुनिया हजारों सालों तक याद रखेगी। थीटिस चाहती ही नहीं थी कि उसका बेटा मरे। उसने अकीलीस को स्काइरोस नाम के एक द्वीप पर छुपा दिया। इस द्वीप के राजा थे लाइकोमेडीज। अकीलीस लड़की के कपड़े पहनकर राजा की बेटियों के साथ रहा करता था। ओडिसिस ने उसे ढूंढ निकाला, क्योंकि उसके बिना ट्रॉय का युद्ध जीतना संभव नहीं था, ये ओडिसिस जानता था। ओडिसिस ने अकीलीस को ढूंढने के लिए एक तरकीब निकाली। वो व्यापारी का वेश बनाकर स्काइरोस पहुंचे। उसने राजा की बेटियों के सामने 2 तरह की चीजें रखी, गहने, सुंदर कपड़े, और एक तरफ इत्र रखा और दूसरी तरफ तलवार, ढाल और एक भाला रख दिया। सभी लड़कियां गहनों की तरफ गईं, लेकिन अकीलीस सीधा हथियारों को देखने के लिए पहुंच गया। और इतने में ही ओडिसिस ने युद्ध का बिगुल बजवा दिया। बिगुल सुनते ही सारी राजकुमारियां डर के भागी, लेकिन एक लड़की अचानक चौकन्नी हो गई और उसने तुरंत तलवार उठा ली और ओडिसिस समझ गया कि यही है अकीलीस। अब भेद खुल गया था, तो युद्ध के लिए तो जाना ही था। 1000 से ज्यादा जहाज और 1 लाख से ज्यादा सैनिकों के साथ ट्रॉय पर चढ़ाई की तैयारी पूरी हुई। ग्रीक फौज ट्रॉय के तट पर तो पहुंच गई, लेकिन शहर के अंदर जाना उतना आसान नहीं था। ट्रॉय की कमान प्रियाम के बड़े बेटे हेक्टर ने संभाल रखी थी। पूरे ग्रीस ने मिलकर ट्रॉय पर हमला कर दिया, लेकिन 9 साल तक लड़ाई लड़ने के बाद भी वो ट्रॉय का बाल बांका नहीं कर पाए। वो जानते थे कि ट्रॉय की दीवारें किसी मामूली पत्थर से नहीं बनी हुई हैं। ग्रीक मान्यताओं के हिसाब से समंदर के देवता पोसाइडन और सूर्यदेव अपोलो ने इन्हें खुद बनाया था।
अब समंदर किनारे ही कैंप लगा लिए गए। सैनिक इंतजार करते कि कब दीवार में दरार आए या कब कोई उस दीवार के बाहर आए और कब वो इसे भेद पाए और कब हेलन को लेकर वापस लौटे। दोनों तरफ के सैनिक थक चुके थे, लेकिन फिर अचानक एक दिन ग्रीक सैनिकों ने पास के एक मंदिर पर हमला कर दिया और ब्रिसेस और क्राइसी को वहां से उठा लिया। ब्रिसेस उस मंदिर में पुजारिन थी। ब्रिसेस को इनाम के तौर पर अकिलीस को दे दिया गया। अकिलीस को ब्रिसेस से प्यार हो गया। क्राइसी के पिता ने अपोलो से प्रार्थना की और कहते हैं कि पूरे कैंप में प्लेग फैलवा दिया। एगमेम्नन पर क्राइसी को वापस करने का दबाव होने लगा। उसने क्राइसी को तो वापस कर दिया, लेकिन ब्रिसेस को अकिलीस के कैंप से उठा लिया। अब अकिलीस का ईगो हर्ट हो गया। उसने कहा अब तो वो युद्ध में नहीं जाएगा और नहीं लड़ेगा। वैसे भी वो वहां किसी राजा के लिए लड़ने तो गया नहीं था, उसे अमर होना था, इतिहास में अपना नाम दर्ज करवाना था। उसने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि वो नहीं जाएगा। मना करने के बाद सेना में हाहाकार मच गया। अब कहानी में एंट्री होती है पेट्रोक्लस की। कई जगहों पर बताया है कि वो अकिलीस का सबसे अच्छा दोस्त था। कई जगहों पर दोनों के प्रेम संबंधों का भी जिक्र है। वो अकिलीस का कवच पहनकर लड़ने चला गया। सबको लगा अकिलीस वापस आ गया है। वो ट्रॉय के काफी पास चला गया। वहां उसे हेक्टर मिला। हेक्टर ने उसे मार गिराया। जब हेलमेट हटाया तो पता चला कि ये तो पेट्रोक्लस था। जब अकिलीस को इस बारे में पता चला तो भाई वो तो गुस्से में तिलमिला उठा। उसने सीधा हेक्टर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों के बीच लड़ाई हुई और लास्ट में हेक्टर इस फेस ऑफ में मारा गया। अकिलीस अपने दोस्त की मौत से इतना गुस्से में था कि वो हेक्टर की लाश को अपने रथ के पीछे बांधकर घसीटता हुआ अपने कैंप में ले आया। उसी रात को राजा प्रियाम अकिलीस के पास पहुंचते हैं और अपने बेटे का शव मांगते हैं ताकि वो उसका अंतिम संस्कार कर सकें। अकिलीस न सिर्फ शव दे देता है बल्कि ये भी आश्वासन देता है कि ट्रॉय में 12 दिनों तक शोक के दौरान लड़ाई बंद रखी जाएगी। शोक का समय पूरा होता है। कुछ दिनों बाद युद्ध दोबारा शुरू हुआ। एक दिन अकिलीस ट्रॉय के बाहर सैनिकों से लड़ रहा था तो अपोलो को लगा कि अब इसे सबक सिखाने का समय आ गया है। अपोलो देवता वैसे ही अकिलीस से नाराज चल रहे थे। अकिलीस एक तो खुद को भगवान मान बैठा था और दूसरा उसने अपोलो के मंदिर के पुजारी की बेटी का भी अपहरण किया था। अकिलीस जब ट्रॉय के बाहर लड़ रहा था तो उस पर पेरिस की नजर पड़ी। पेरिस ने उसकी तरफ तीर चला दिया और अपोलो ने उस तीर को दिशा दी और वो तीर सीधा जाकर अकिलीस की एड़ी पर लगा। उसके शरीर में तेजी से जहर फैला और वो उठकर खड़ा नहीं हो पाया। अकिलीस के मारे जाने पर ट्रॉय वासियों को लगा कि अब तो ट्रॉय की जीत तय है, लेकिन ग्रीक सेना के तंबू में एक ऐसी योजना तैयार हो रही थी जिसका किसी को कोई इल्म नहीं था। एक ऐसी योजना जिसने ट्रॉय को घुटने पर ला दिया। अब इस 10 साल के युद्ध के बाद ओडेसिस अपने घर वापस जाना चाहता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चे से मिलना चाहता है। उसे वापस अथाका लौटने में और 10 साल लगेंगे। क्यों उसे ये रास्ता तय करने में इतना समय लगा, वो जानने के लिए आप देखिए हमारा अगला वीडियो। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। बाकी इस तरह के और एक्सप्लेनर्स देखने के लिए आप कड़क को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।